नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो IBACIO का जो टायर 2 होता है उसकी स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर्टिकुलरली जो हमारा एसए का जो पेपर होता है उसके अंदर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैंने कौन से सोर्सेस फॉलो किए थे और कैसे हम लोग एसए को लिख सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, एसए से संबंधित आपके सारे डाउट खत्म कर दिए जाएंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि आपको पता होगा कि जो टायर 2 होता है उसके अंदर एसए लिखना होता है, मतलब 3 क्वेश्चन होते हैं टोटल, उनमें से एक क्वेश्चन एसए का होता है जिसमें आपको पता होगा कि टोटल 20 नंबर का आपको इस बार एसए देखने को मिलेगा। तो उसमें भी 5 एसए आपको गिवन होंगे, 5 में से एक आपको लिखना है उसमें से छांट कर, ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत लोगों को डाउट रहता है, मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो टायर 2 होता है IBACIO का वो केवल आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिख सकते हो। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए और आपको उसको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो टायर 2 में एसए आप लोग लिखते हो उसके लिए आपको क्या मिलते हैं, A4 साइज पेपर मिलता है। मतलब टायर 2 के लिए जो 1 घंटे का एग्जाम होता है उसके लिए आपको A4 साइज के पेपर्स मिलते हैं, कोई लाइनिंग का पेपर नहीं मिलता, आपको A4 शीट लाइक पेपर ही अवेलेबल कराए जाएंगे। और जो पेन होते हैं वो आपको अपने लेकर जाने हैं सेंटर पर, ठीक है। ये तो बातें थी टायर 2 के लिए। अब अगर मैं बात करूं एसए की, ठीक है ना, पर्टिकुलरली हम इस वीडियो के अंदर एसए की ही स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। अगर मैं शुरुआत करूं कि एसए को लिखते कैसे हैं, उससे पहले अगर हम बात करें तो हम ये मतलब सोच सकते हैं कि किस तरह के एसए पूछे जाते हैं। पर्टिकुलरली जो भी आप एग्जाम देखोगे, ठीक है ना, ज्यादातर एग्जाम्स में जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर एसए करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। अगर आप IBACIO का 2023 वाला पेपर देखोगे या फिर 23-24 वाला जो टायर 2 हुआ था 9 जून को, उसका जो आपको पेपर नजर आएगा उसमें आप देख सकते हो कि जो टॉपिक पूछे गए हैं टायर 2 के लिए वो आपके करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक थे। आप शुरुआत से देखो, जैसे कि विमेंस एजुकेशन पूछा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछा है, टेक्नोलॉजी पूछा है, उसके बाद सोशल मीडिया पूछा है और टूरिज्म का जो इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट के, ये जो टॉपिक है ना ये आपको करंट में ही देखने को मिलेंगे ज्यादातर। तो इनके बारे में जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे वो आप करंट के सोर्सेज से गैदर करोगे, ठीक है। एक बात, अभी हम पहले सोर्सेज को वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एसए कैसे लिखे थे पेपर के अंदर, या फिर जो दूसरे एग्जाम्स भी मैंने दिए हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव के, तो मैं कैसे एसए लिखता हूं, ठीक है ना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को फैच अप कर सके एसए के एग्जाम में, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि एसए को हम लोग लिखते कैसे हैं। देखो, अगर आप एसए को लिखने स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो 5 टॉपिक आपको दिए हुए उसमें से एक टॉपिक आपको छांटना है। तो आप कैसे छांटोगे और वो भी बता देता हूं कि चूज कैसे करोगे कि कौन सा टॉपिक आपको लिखना है। तो आप ऐसा करना कि आपके जो 5 टॉपिक दिए ना उसमें से 4 टॉपिक वो हटाना, ठीक है ना, जो आप जिन पर आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये तरीका होता है उस एक टॉपिक को निकालने का जो जिसके लिए आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत अच्छे लेवल पर है, तभी उस एसए को वहां पर डिसाइड करना, क्योंकि 5 में से एक आपको चूज करना है, ठीक होगी। ये बात तो थी चूज करने की। अब अगर हम बात करें अब हम उस एसए को लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उस एसए को लिखने से पहले आपको कम से कम 2 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आपको अपने दिमाग में कम से कम एक रफ फ्रेमवर्क तैयार करना है। आपको A4 साइड शीट मिलेगी और जो पेपर अवेलेबल होगा वो भी आपके पास प्रिंट आउट पेपर अवेलेबल होगा, तो आप उस पर भी थोड़ा बहुत रफ वर्क करके आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक रफ आइडिया ले सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा, मैं बॉडी में ये लिखूंगा, मैं कंक्लूजन में ये लिखूंगा, ठीक है। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे एसए को लिखना, तो अब आपको पता होगा कि एसए को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? इंट्रोडक्शन होता है, देन आपको बॉडी का पोर्शन देखने को मिलेगा, फिर आपको कंक्लूजन देखने को मिलेगा। तो हम शुरुआत जो करेंगे एसए की वो इंट्रोडक्शन से करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको मतलब इतना आइडिया होना चाहिए कि जो एसए का पेपर है वो आपका 20 नंबर का है, ठीक है। तो कम से कम आपको 2.5 से 3 पेज तो फिल आउट करने ही करने चाहिए, ठीक है ना। एसए के पेपर में कोई कोई थोड़ा थोड़ा खुला खुला अगर लिखता है तो कम से कम 2.5 से 3 पेज आपको उसके भरने हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करके लिखना है। तो अगर जब हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, तो इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है अगर मैं आपको बताऊं, आपको 2 पैराग्राफ में कम से कम इंट्रोडक्शन लिखना है और एक पैराग्राफ के लिए 5 से 6 लाइन। ये बहुत अच्छा लगता है। जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको देखने को मिला। मैंने हर एक एग्जाम में ये फॉर्मेट अप्लाई किया कि आपको इंट्रोडक्शन को 2 पैराग्राफ में लिखना है। एक पैराग्राफ के लिए 5 से 6 लाइन, दूसरा पैराग्राफ भी 5 से 6 लाइन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में लिखेंगे क्या, शुरुआत क्या करेंगे इंट्रोडक्शन में, वो भी तो पता होना चाहिए। देखो, इंट्रोडक्शन को लिखते समय आपको एक चीज ध्यान रख के चलनी है, क्या कि आपको 3 चीजें, मतलब आप 3 में से एक इंट्रोडक्शन का क्राइटेरिया चूज कर सकते हो कि आप कोई सा भी एक फ्रेमवर्क को डिसाइड कर लेना। वो एसए के टॉपिक से भी डिसाइड होती है चीजें, जैसे
कि आप इंट्रोडक्शन को शुरुआत कर सकते हैं डाटा और फैक्ट के बेसिस पर। क्या बताया? डाटा और फैक्ट के बेसिस पर। दूसरा एनेक्डोट से। एनेक्डोट का मतलब जो आपकी स्टोरी और एग्जांपल्स होते हैं उनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो भी आप मतलब इनमें से तीनों है, जैसे आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। कोटेशन का यूज करके आप अपने एस्से की शुरुआत कर सकते हैं और उस कोटेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं पहले पैराग्राफ में। मतलब ये तीन तरीके ऐसे हैं, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि जो एस्से आपने चूज किया उससे संबंधित अगर आपको कोई एनेक्डोट पता हो तो बहुत अच्छी बात है। एनेक्डोट से बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। स्टोरी और एग्जांपल के थ्रू आप अपनी बात को कहना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपके पास अगर कोई कोटेशन है उससे संबंधित, ठीक है ना, वो अच्छा कोटेशन है, जैसे एनवायरमेंट का जो एस्से होता है उससे संबंधित कोई भी अच्छा कोटेशन हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी का कोटेशन होता है, अर्थ हैज सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। तो इस तरीके से आप कोटेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इन तीनों में से जोन सी चीज आपको ठीक लगे ऑन द स्पॉट आप लोग वही यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप एनेक्डोट यूज कर सकते हैं, एग्जांपल और स्टोरी जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप कोटेशन, या फिर आप डाटा और फैक्ट का यूज कर सकते हैं। डाटा और फैक्ट में बताऊंगा आपको एग्जांपल से समझाऊंगा चीजें। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जैसे ही आपका ये पहला मतलब जो इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ आप लोग कंप्लीट करोगे, आप सेकंड पैराग्राफ पर जाओगे। तो सेकंड पैराग्राफ पर जाते समय आपको क्या करना है, लिखना क्या है उसमें सेकंड पैराग्राफ में। तो आप क्या लिखोगे, जो एस्से का टॉपिक है, अगर उसमें कोई ऐसे वर्ड्स है, ठीक है ना, जिनको डिफाइन करने की जरूरत है, जिनको समझाने की जरूरत है, तो पहले आप उनका थोड़ा सा डेफिनेशन दोगे। ठीक है ना, जो आपको पता है, जो उनके बारे में आपको मालूम है, और वो भी मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ऐसे नहीं कोई हाई फाई इंग्लिश आपको यूज करनी है, आप सिंपल इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप सेकंड पैराग्राफ में उस टॉपिक से संबंधित चीजों को क्लैरिफाई करोगे। देन जैसे ही ये इंट्रोडक्शन की चीजें आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, पहला पैराग्राफ आपको बता दिया कि आपका कोटेशन से यूज करना है, एग्जांपल और एनेक्डोट, या फिर आप डाटा और फैक्ट का यूज कर सकते हैं, जितना भी आपके पास अवेलेबल है। दूसरा पैराग्राफ आप टॉपिक के बारे में उसके अंदर डिस्कस करोगे। जब सेकंड पैराग्राफ को एंड करते वक्त आपको क्या लिखना है कि अगले जो कोहेरेंट पैराग्राफ्स हैं, मतलब मैं आपको लाइंस बता रहा हूं कि अगले जो कोहेरेंट पैराग्राफ है उसमें हम लोग इस टॉपिक्स को मल्टीपल डायमेंशंस पर डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आप सेकंड पैराग्राफ की एंडिंग कर सकते हो। देन हम पूछेंगे बॉडी के ऊपर। ठीक है ना। बॉडी में आपको एक चीज का ध्यान रख के चलना है, बॉडी में कम से कम आपको 3 पैराग्राफ कंज्यूम करने हैं। कम से कम 3 पैराग्राफ, कोई 4 भी कर सकता है, लेकिन 3 तो कम से कम है। ठीक है। अब वो जो 3 पैराग्राफ आप कंज्यूम करोगे उसमें एक पैराग्राफ में 6 से 7 लाइन, या फिर इन दैट केस 5 से 6 लाइन तो कम से कम आपको लिखनी ही लिखनी है एक पैराग्राफ में। इससे क्या होता है कि नीट एंड क्लीन लगती है चीजें। दूसरा, जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्विच करते हो तो थोड़ा सा पैराग्राफ स्पेसिंग का भी ध्यान रखकर चलना है, मतलब उसको स्पेस को छोड़ के चलना है। ठीक है। थोड़ा सा मतलब जो लेफ्ट साइड कॉर्नर होता है उससे थोड़ा सा हट के आपको लिखना है, स्टार्ट करना है लिखना। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान रख के चलने, ताकि कॉपी आपकी थोड़ी सी नीट एंड क्लीन लगे। ठीक है। उसके बाद जब आप बॉडी को स्टार्ट करोगे, अब सोचने वाली बात है, ये तो बता दे कि बॉडी के अंदर 3 पैराग्राफ लिखने हैं, लेकिन उन 3 पैराग्राफ में लिखना क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अब उनमें लिखना क्या है, तो देखो उसकी 2 चीजें होती है। जो आपने टॉपिक पढ़ा आप उसको अपने दिमाग में मल्टीपल डायमेंशंस में बांट लो। मल्टीपल डायमेंशन कौन कौन सी, जैसे कि उस टॉपिक को आप लोग हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उस टॉपिक को ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, पॉलिटिकल लेवल पर सोच सकते हो, सोशल लेवल पर सोच सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी सोच सकते हो, इकोनॉमिक लेवल पर सोच सकते हो, कोई साइंटिफिक लेवल पर आप सोच सकते हो। ठीक है ना। और भी बहुत सारे डायमेंशंस पर आप सोच सकते हो। ये तो मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल बताया। ठीक है ना। हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इंटरनेशनल, ठीक है, और इकोनॉमिकल। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारी डायमेंशन पर सोच सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इस तरीके से 6 से 7 डायमेंशन आपको बांट लेनी है, कि वहां पर वो 6 से 7 डायमेंशंस पर आपको उस टॉपिक को होलिस्टिकली वहां पर डिस्कस करना है। ये आप दिमाग में लेके चलना। ठीक है ना। ये डायमेंशंस आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। जब आप इन डायमेंशंस पर काम करोगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो आपको समझ आएगा कि हाँ वो टॉपिक जो है वो आपका होलिस्टिकली कवर हुआ। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी आपको बताता हूं कि आपको जैसे कि आपको 3 पैराग्राफ कंप्लीट लिखने हैं, एक पैराग्राफ में आपको 6 से 7 लाइन लिखने हैं। तो आप क्या करो, जो आपको 6 डायमेंशन मैंने आपको बताई है उसमें से आप एक पैराग्राफ में 2 डायमेंशन का यूज कर लो। ठीक है। मतलब उस टॉपिक से संबंधित कोई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफिकल एक पैराग्राफ में, दूसरा पॉलिटिकल और सोशल, तीसरा कोई इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, और 1-2 डायमेंशन जो आपके दिमाग में हो रही है साइकोलॉजिकल, और बहुत मल्टीपल डायमेंशन हो सकती है। ठीक है ना। इस सारी डायमेंशन जब आप कवर कर दोगे उन 3 टॉपिक के अंदर, देन आपको कहां पर जाना है। और इसमें भी मैं आपको एक बार बता दूं, एस्से के अंदर एक चीज
चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है फ्लो मेंटेन कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत मतलब ज्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग जब नेक्स्ट यहां पर पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे बॉडी के अंदर, तो क्या कुछ ऐसा फ्लो कैसे मेंटेन करते हैं। तो देखो मैं क्या करता था, कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज करता था। क्या कनेक्टिंग वर्ड्स होते थे वो, जैसे कि इन एडिशन टू, मान लो एक डायमेंशन आपने बताई तो आप उसमें इन एडिशन टू लगा दो, लाइकवाइज का यूज कर सकते हो, सिमिलरली का यूज कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, तो उन कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज करके आप एक फ्लो को मेंटेन कर सकते हो किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। उसकी बात होगी, बॉडी के अंदर बता दिया, ठीक है ना। और भी डायमेंशन आप लोग वहां पर रिसर्च करके वहां पर निकाल सकते हो, ठीक है। हाउ, व्हेन, व्हाट, वहां पर वो भी आप लोग लिख सकते हो उसके अंदर, जो भी आपको पता है। अब हम बात करेंगे किसकी, देन हम जाएंगे कंक्लूजन पर। कंक्लूजन पर आपको ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है, केवल जो कंक्लूजन है वो एक पैराग्राफ में आपको कंप्लीट करना है। पहली 2 लाइन तो कंक्लूजन में क्या लिखना है कि जो आपने ऊपर बताया उसको थोड़ा सा समराइज कर देना पहली 2 लाइन में, कि हाँ हमने ऊपर ये मल्टीपल डायमेंशन में चीजें डिस्कस करी है। उसके बाद जो भी आप लोग दोगे, जैसे कि आप लोग कंक्लूजन में जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो मेंशन कर सकते हो। कोई मतलब पर्टिकुलर बड़ा आपके दिमाग में कुछ आता है इनिशिएटिव, वो भी लिख सकते हो। कोई पॉजिटिव अप्रोच आती है वो भी लिख सकते हो। लिखनी पॉजिटिवली ही ये चीजें, ठीक है ना। मतलब आपको आपको एक मल्टीपल डायमेंशन पर कवर करने के बाद एक आपको बैलेंस्ड अप्रोच पर उसको एंड करना है। आपको अगर कोई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट लिखने के बाद, बॉडी में जब आप पॉजिटिव पॉइंट भी लिखोगे नेगेटिव भी, देन आपको जब उसका लास्ट पॉइंट वहां पर बनेगा कंक्लूजन में, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करना है। कई बार वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी ऐसे को बनाता है, तो जब आप क्वेश्चन की फॉर्म में ऐसे को जो बनाता है, तो लास्ट में जब आप कंक्लूजन लिखते हो तो ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं देना, जैसे टेक्नोलॉजी बून होता है, बेन पिछली बार पूछा था, तो ऐसा नहीं करना कि हमने ही कह दिया कि नहीं टेक्नोलॉजी तो बेन ही होती है, बून होता ही नहीं। ऐसा नहीं करना, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करना है। कंक्लूजन देते समय आपको इस चीज का ध्यान रख के चलना है, पॉजिटिवली एक बैलेंस्ड अप्रोच, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इस तरह की चीजें आपको वहां पर उसके अंदर कंक्लूजन के अंदर डिस्कस करनी है। लास्ट में अगर आपका स्पेस बचता है तो आप कोई भी कोटेशन अगर आपको याद है तो उससे भी एंडिंग कर सकते हैं अपने ऐसे की। शुरुआत में अगर आपने कोटेशन नहीं यूज किया, अगर आपने शुरुआत में यूज कर लिया फिर एंड में मत यूज करना। अगर आपने शुरुआत में एनेक्डोट से, डाटा फैक्ट से अगर अपना ऐसे स्टार्ट किया या डेफिनेशन से भी अपना ऐसे स्टार्ट किया, तो लास्ट में आप एक कोटेशन देके उस ऐसे को बहुत अच्छा वहां पर इंपैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है ना, एग्जामिनर के ऊपर। तो ये अप्रोच मैंने जितने भी मल्टीपल एग्जाम्स है सब में अप्लाई किया ऐसे से संबंधित। अब मैं आपको थोड़ा सा मतलब जैसे कि एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक एनवायरमेंट कैसे है, एनवायरमेंट कैसे कि हम लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हम डाटा और फैक्ट से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग उसमें IPCC की जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, ठीक है ना, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसको हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। देन जब हम लोग बॉडी पर जाएंगे, मतलब बॉडी पे जाने से पहले जो सेकंड पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का, वहां पर हम क्लाइमेट चेंज को डिस्कस कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसका क्या सिनेरियो होता है, ठीक है ना, वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो उसके बाद जब हम बॉडी पे जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, उसका हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है ना, एनवायरमेंटल, मतलब जितने भी लेवल्स आप लोग वहां पर डायमेंशन आप डिस्कस कर सकते हो। आप खुद सोचो, आपकी मल्टीपल डायमेंशन पर चीजों को बांट सकते हो, तो आप उसका वो लिखो। कंक्लूजन में क्या बताना है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स वहां पर लिए गए हैं, ठीक है ना, जो मतलब आपकी लगातार वहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इस तरीके की जो मल्टीपल चीजें वहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, और गवर्नमेंट के द्वारा लाइव वगैरह, मतलब जितने आपको इनिशिएटिव्स याद है वो सारे मेंशन करो उसके अंदर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास एस्से को लिखते समय एक इनफ कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। तो जब आप एस्से को चूज करोगे तो आप इससे पहले ये एश्योर कर लेना कि आपके पास एक इनफ कंटेंट अवेलेबल हो, तभी उसकी एस्से की शुरुआत करना, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी किसको लेकर, एस्से को लेकर, ठीक है ना, लिखना कैसे है। दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस सेशन आप लोग लगाओगे तो आप कितनी मिनट कंज्यूम करनी चाहिए आपको इस IBSAO के एस्से को लिखते समय। तो मैं आपको कहूंगा, क्योंकि आपका 1 घंटे का एग्जाम होगा IBSAO का, तो कम से कम आप 25 मिनट में ही एस्से को अपने लिखने की कोशिश करें। जब आप एस्से को लिखोगे वहां पर, मतलब एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस सेशन में, तो 25 मिनट का स्टॉप वॉच में टाइम लगाकर उसको कंप्लीट करने का प्रयास करें। 25 से, अगर आपकी शुरुआत में 30 मिनट आएगी तो उसको 25 से 26 मिनट तक आपको लाके रखना है, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने अब आपको बता दिया। उसके बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सोर्सेज। अगर मैं आपको बताऊं कि जो सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे या फिर जो दूसरे भी एग्जाम मैंने दिए हैं डेस्क्रिप्टिव को लेकर जिसमें ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं, तो वहां मैंने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे। एक तो मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, आप इसको हर एक ऐसे में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कंटेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, कंटेंट आप लोग कहां से प्रिपेयर करें। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो पिछले साल का आप जब एग्जाम देखोगे तो उसमें आप एक आपको ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि करंट अफेयर बेस्ड ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो
आप उनका कंटेंट कहाँ से लाओगे? तो आप ऐसा कर सकते हो कि चीजों को मतलब आप लगातार करंट में आपको बना रहना है, ठीक है ना। एनवायरमेंट से संबंधित, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित, जो इकोनॉमिक चीजें से संबंधित आपके पास एक थीम प्रिपेयर होनी चाहिए ऐसे की, जैसे एनवायरमेंट की, टेक्नोलॉजी की। तो आपके पास इनके लिए आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए कि कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, क्या ये चीजें होती है, क्या कैसा कैसा इनका इंपैक्ट पड़ता है। मतलब आपका एक नॉलेज बेस होना चाहिए। अब वो कहां से बनेगा भाई? उसका नॉलेज बेस बनाने का तरीका ये है कि आप लोग एक किताब आती है, ठीक है ना, अगर आपको ठीक लगे आप उसे परचेस कर सकते हो। यूट्यूब के भी सोर्सेज बता दूंगा। एक किताब आती है डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश के नाम से, ठीक है ना। वो जो किताब है SP बख्शी और ऋचा शर्मा जी की, वहां पर वो किताब है, अरिहंत का पब्लिकेशन है। आप उस किताब को भी खरीद सकते हो, जिसमें डेस्क्रिप्टिव ऐसे लिखे हुए हैं बहुत सारे। आप उनको पढ़ के अपनी नॉलेज को भी प्रिपेयर कर सकते हो, कंटेंट को भी एनहांस कर सकते हो। एक तो वो बताया। दूसरा सोर्स बता देता हूं, यूट्यूब का सोर्स। यूट्यूब का सोर्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आप पहले जो इंटरनल सिक्योरिटी की कुछ क्लासेस है, ठीक है ना, आप यूट्यूब पर जाओगे तो वहां पर अमित खिलोड़ जी की इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस है। तो जो क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी IBACIO का जो पेपर होता है टायर 2, हो सकता है कि उसमें इंटरनल सिक्योरिटी ओरिएंटेड टॉपिक भी पूछ लिए जाए। तो आप लोग वहां पर उनकी 18 वीडियो अवेलेबल है स्टडी IQ की, अमित खिलोड़ जी के नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पर। टेलीग्राम पर भी मैं चीजों को अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। जो भी नए नए कंटेंट आएगा वो भी मैं टेलीग्राम पर रेगुलरली, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, तो मैं आपको अवेलेबल, कोटेशन हो या फिर कोई रिपोर्ट हो या फिर कोई भी कंटेंट हो एनवायरमेंट जैसे या फिर इकोनॉमिक या फिर किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक संबंधित, वो टेलीग्राम पर अवेलेबल होता रहेगा लगातार। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दो सोर्सेज मैंने अभी तक आपको बताया, एक तो डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश नामक किताब है, दूसरा यूट्यूब का जो अमित खिलोड़ जी किताब है। तीसरा बता देता हूं, देखो आपको लगातार चीजों का करंट में रहना जरूरी है। तो करंट में कैसे रहोगे? हो सकता है आप ऑलरेडी किसी करंट के सोर्स को फॉलो करते हो, वो ठीक है, मुझे उससे दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो जो आप फॉलो करते हो। जो मैं बता रहा हूं उसको भी एक बार देख सकते हो। जो स्टडी IQ के चैनल्स हैं, ठीक है ना, उसमें मल्टीपल टीचर्स अलग अलग टॉपिक रोज डालते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियोस आती है उसमें डेली, ठीक है। वो एक टीचर कई बार एक वीडियो डाल देता है, तो 2-3 वीडियो उस पर कम से कम आपको डेली मिल जाएगी स्टडी IQ की। तो आप उन वीडियो को 9 से 10 मिनट की वीडियो होती है और वो किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगी। और मोस्ट ऑफ द कॉमन टॉपिक क्या होते हैं भाई? यही टॉपिक होते हैं, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और हमारा इकोनॉमिक, ठीक है ना, और कुछ सोशल टॉपिक भी हो सकते हैं। तो वही टॉपिक आपको लगातार देखने को मिलेंगे। उससे आपका क्या होगा? कंटेंट का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तीसरा अभी तक स्टडी IQ बताया। अब अगर मैं चौथा एक जो मतलब जो मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे लिखने की, क्योंकि राइटिंग जो है एक ऐसी चीज है वो लिखने से आती है। आप खाली कंटेंट अगर दिमाग में प्रिपेयर करके जाओगे तो उसको कैसे उसको फ्रेमवर्क में लगाना है वो भी वहां पर बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये रहता है ज्यादातर स्टूडेंट का, कैंडिडेट्स का, कि हम किसका बैच ले या फिर किसका बैच खरीदे। देखो अगर मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने किसी का ऐसा कोई पर्टिकुलर बैच नहीं देखा है कि कौन किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। मुझे उसके बारे में नहीं आइडिया है कोई भी, ठीक है। तो मैं बैच तो आपको कोई रिकमेंड नहीं कर सकता स्पेसिफिकली। हालांकि अभी मैं खुद कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में चीजें की थी, मतलब प्रैक्टिस सेशन चलाए थे, ठीक है, टेलीग्राम पर। तो वो मैं खुद भी कंसिडर कर रहा हूं कि हो सकता है कि आपको 15 अक्टूबर के बाद कुछ चीजें देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना क्या वो सही है। आपको अगर प्रैक्टिस सेशन की सच में जरूरत है तो मैं भी वहां पर प्रैक्टिस सेशन को लेकर आ सकता हूं। अभी तक मैं उस चीज को कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन वो हो पाएगी चीजें 15 अक्टूबर के बाद ही, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन वाली बात होगी, लेकिन लगाना जरूर है। आप कहीं से लगाओ वो आपकी मर्जी है, लगाने जरूर है प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि बिना लिखे आप वहां पर अच्छे से नहीं लिख पाओगे। आपको मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे से संबंधित। अब मैंने आपको ऐसे से संबंधित स्ट्रेटजी बता दी, आपको सोर्सेज बता दिए, बैच की भी आपको क्राइटेरिया बता दिया, ठीक है। फिर भी अगर कोई किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। कई बार क्या होता है कि कमेंट सेक्शन के भी नहीं चीजें हो पाती, मतलब पर्टिकुलर रिप्लाई वगैरह को लेकर। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं टायर 2 से संबंधित। जो भी आपको डाउट आएगा तो आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको वहां पर स्ट्रेटजी संबंधित या सोर्सेज से संबंधित आपको या फिर बैच से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहीं तक मुझे चीजें अपनी बतानी थी, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। अभिज्ञान आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।